दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 29 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे वेस्ट बैंक में अल कुद्स ब्रिगेड का भारी ऑपरेशन, इस्राएली फौजी गाड़ियां उड़ाने का दावा, कई फौजी मारे गए, ये भी खबर। गजा पर इसराइल ने किए हवा, जमीन और समंदर से हमले, सीज फायर के बीच हालात खराब। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने किया बदले का ऐलान, इसराइल से नई जंग के आसार। सीरिया पर हो सकते हैं सबसे बड़े हमले, एचटीएस लिंक का बहाना बनाकर ऑपरेशन और फैलाने की तैयारी में इसराइल, अल-शरा की हवा टाइट। ईरान का सीधा वार, सीरिया पर हमले को लेकर इसराइल को किया आगाह। और एचआरडब्ल्यू का बड़ा इल्जाम, यमन में हुथीस कर रहे अदालत का नाजायज इस्तेमाल। शुरुआत करते हैं इस शो की। इसराइली फौज को भी अब नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये सब हो रहा है वेस्ट बैंक में, जहां आईडीएफ कई महीनों से अपना मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर तबाही मचा रही है। गजा में सीज फायर है, लेकिन वेस्ट बैंक बारूद के ढेर पर बैठा है। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट, जो कि मेनली वेस्ट बैंक में ऑपरेट करता है और गजा में भी करता है, ये फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट है। इसकी मिलिट्री विंग है अल कुद्स ब्रिगेड। इसने कई ऑपरेशन चलाकर इसराइल की फौजी गाड़ियों को उड़ाने का दावा किया है, क्लेम किया है। अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उनकी रेजिस्टेंस टीमों ने इसराइली फौज की छापेमारी का जवाब देते हुए वेस्ट बैंक के अलग अलग शहरों में सीरीज ऑपरेशन चलाए। अल-मायादीन की ये रिपोर्ट बताती है कि अल कुद्स ब्रिगेड की टूबास जो वहाँ का शहर है, टूबास बटालियन ने वादी तयासीर में घुसी इसराइली फोर्स पर होम मेड एंटी पर्सनल डिवाइस से वार किया, जिससे टकराव लंबा खिंच गया। अल कुद्स ब्रिगेड ने डिटेल में बताया कि अल जियूद एक्सिस में तूफान नाम की ज़मीनी डिवाइस से उन्होंने एक इसराइली फौजी गाड़ी को उड़ा दिया। अल बेर एक्सिस में सिजिल गाइडेड एक्सप्लोजिव ने नामेर आर्मर्ड व्हीकल पर डायरेक्ट हिट मारा। नामेर जो है वो इसराइल का एक आर्मर्ड व्हीकल है, बख्तरबंद गाड़ी होती है, उस पर डायरेक्ट हिट मारा। वेस्टर्न अलबेर में एक और तूफान डिवाइस ने दूसरी नामेर फौजी गाड़ी को टारगेट किया, जिसमें कुछ इसराइली फौजियों के मारे जाने और जख्मी होने का भी दावा अल कुद्स ब्रिगेड की तरफ से किया गया है। हालांकि इसराइल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया कि कोई जख्मी भी हुआ हो। दूसरी तरफ अल जियूद इलाके में दाखिल हो रही रीइंफोर्समेंट के रास्ते पर डिवाइसेस रखकर एक और मिलिट्री व्हीकल को डिसेबल करने का दावा किया गया है। अल कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि उनके फाइटर्स ने हर एक्सिस पर इसराइली फौज को मुनासिब हथियारों से जवाब दिया। जहां भी फोर्स घुसी वहीं उन्हें टक्कर दी गई। दोस्तों, वेस्ट बैंक के हालात अब बिगड़ रहे हैं और दोनों तरफ से हो रहे हमले ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई बड़ा इंसिडेंट, कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ा टकराव और कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। गजा में सीज फायर का ढोंग चालू है, मगर इसराइली हमला एक पल को भी नहीं रुका। पिछले कुछ घंटों में हवा, जमीन और समंदर तीनों डायरेक्शन से गजा पर भारी फायरिंग की गई। गजा पर इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने फिर से एयर और ग्राउंड अटैक चला दिए। कई घंटे तक पूरे इलाके में धमाके और फायरिंग की आवाजें गूंजती रहीं। सेंट्रल गजा में अल बुरैजी रिफ्यूजी कैंप है। यहां पर इसराइली आर्टिलरी ने, तोपखाने ने लगातार शेलिंग की। इसी के साथ नॉर्थ गजा के बेत लाहिया को भी टारगेट किया गया। ग्राउंड अटैक के साथ साथ इसराइल के वॉरशिप्स ने, समुद्री जंगी जहाज़ों ने गजा सिटी की तरफ सीधे फायर खोल दिया। शहर के ईस्टर्न हिस्सों में भी आर्टिलरी की मार पड़ी। कुछ ही घंटों पहले इसराइल के फाइटर जेट्स ने अल शुजाया नेबरहुड पर बमबारी की थी। अल तुफ़ा के कुछ हिस्सों को भी एयर स्ट्राइक्स में हिट किया गया था। सोचिए, ऐसा लग रहा हो कि मैं जंग का मंजर सुना रहा हूं। फाइटर जेट्स, समुद्री जंगी जहाज, ग्राउंड अटैक, तोपखाना। ये गजा में सीज फायर है क्या? इन अटैक्स के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया और काले बादल आसमान तक उठते दिखे। गजा में हमले जारी हैं और सीज फायर करवाने वाले मुल्क ये नहीं बता पा रहे कि ये कैसा सीज फायर है जिसमें फायरिंग सीज ही नहीं हो पा रही है। सीज फायर का मतलब ही क्या होता है? सीज फायर, लेकिन नहीं हो रही। इसराइल कहता है जी हम कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें गिराएंगे क्योंकि हमास इन्हें यूज करता है। अबे तुम्हारी और हमास के ही तो जंगबंदी हुई है, गजा के आम लोगों की जंगबंदी थोड़ी ना है। कमाल की बात है। हिजबुल्लाह चीफ ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान आखिरकार कर ही दिया। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने साफ कह दिया कि इसराइली स्ट्राइक का हिसाब जरूर होगा। टाइम और जगह हिजबुल्लाह खुद तय करेगा।
इस ऐलान के बाद नई जंग के इशारे एक बार फिर से तेज हो गए हैं। शेख नईम कासिम ने ये बातें हैथम अली ताबाताबाई की याद में हुए मेमोरियल प्रोग्राम में कही। ये जो हैथम थे, ये हिजबुल्लाह के वही सीनियर कमांडर थे जिन्हें पिछले इतवार को बेरूत के बाहरी इलाके में इस्राएली एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया था। ये हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग के चीफ थे। शेख नईम कासिम ने कहा कि ये अटैक, ये हमला ताबाताबाई का कत्ल बिना जवाब के नहीं जाएगा। नईम कासिम ने कहा कि बदले का ऑपरेशन कब और कहां होगा ये हिजबुल्लाह तय करेगा, तेल अवीव नहीं। यानी कि कुछ वक्त हिजबुल्लाह ले सकता है और बदला लेगा, ये कहा गया है। नईम कासिम ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़ायनी हुकूमत लेबनान की खुद मुख्तारी को लगातार रौंद रही है और इस्राएली फोर्सेस को लेबनान के अंदर ऑपरेट करने की इतनी खुली आज़ादी रीजनल और अमेरिकन इंटेलिजेंस के सपोर्ट की वजह से मिल रही है। अगर उसके पास ये इंटेलिजेंस ना हो तो इस्राएल इतने बड़े और कैलकुलेटेड हमले लेबनान के अंदर नहीं कर सकता। शेख नईम कासिम ने कहा कि इस्राएल को जो मकसद हमारे कमांडर के इस कत्ल से हासिल करना था वो हुआ ही नहीं और ना होगा। हम अपना रास्ता उसी तरह जारी रखेंगे, ये नईम कासिम ने कहा। नईम ने यह भी कहा कि ताबाताबाई जैसे टॉप लेवल कमांडर को टारगेट करने का असल इरादा हिजबुल्लाह का हौसला तोड़ना और कंफ्यूजन फैलाना था, लेकिन ये खेल नाकाम रहा। ये नईम कासिम का दावा है। अहमद अल-शरा के ग्रुप पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इसराइल उस पर हमला कर सकता है। सीरिया में हालात और माहौल बेहद गर्म हो गया है। ये रोज के हो रहे हमलों से कुछ अलग मसला है। इसराइल की तरफ से एक नई धमकी उभर कर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अगर इसराइल को जरा भी इस बात का सबूत मिला कि हय्यत तहरीर अल-शाम यानी HTS के लड़ाकों ने जुमे की सुबह इसराइल के सोल्जर्स पर, सिपाहियों पर फायरिंग की थी, तो साउथ सीरिया में ऑपरेशन को और फैलाया जा सकता है। इसराइल के सरकारी मीडिया का कहना है कि इसराइली ऑक्यूपेशन ने कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो इसराइली फौजियों और साउथ सीरिया की ड्रूज कम्युनिटी पर अटैक प्लान कर रहे थे और इनमें से कुछ सीरियन इंटेलिजेंस से जुड़े लोग भी बताए जा रहे हैं। ये साफ नहीं है कि इन लोगों का HTS से, हय्यत तहरीर अल-शाम से कितना डायरेक्ट कनेक्शन है और क्या सीरिया की अथॉरिटीज को उनकी एक्टिविटी का पता था या नहीं। असल में एक हमला हुआ इसराइली फौज पर कल, यप्पा आ रही थी फौज करते हुए हमले, धड़ 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 क्रॉस फायरिंग हो गई और इसमें इनके फौजी घायल हुए बताएंगे अभी। ये चौंक गए, ये किया किसने, किसके अंदर हिम्मत आ गई सीरिया में। खैर, जुमे को इसराइल ने दमिश्क के करीब बेत जिन कस्बे पर हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से हमला किया, उसी वक्त जब सीरियन फोर्सेस उस कस्बे के अंदर दाखिल हुई थी। इसराइली अटैक में 13 सीरियन मारे गए और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इसके बाद 2 घंटे की भरपूर फायरिंग चली और आखिरकार इसराइली सोल्जर्स को अपनी एक गाड़ी छोड़कर पीछे भागना पड़ा। असल में इसराइली फोर्सेस पर इस हमले के बाद फायरिंग हो गई थी। एक ग्रुप ने फायरिंग कर दी। इस क्रॉस फायरिंग में इसराइल का एक कमांडर समेत 6 इसराइली फौजियों को भी गोलियां लगी, बुरी तरह से जख्मी हुए, इलाज जारी है। बस इसी बात से इसराइल भरनाया हुआ है कि हम पर हमला कैसे हो गया। सीरिया इसराइल बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर खौल रहा है और इस बार आग साउथ सीरिया की तरफ बढ़ती हुई दिख रही। देखिए होगा क्या। सीरिया के ऊपर आप भी नजर रखिएगा। ईरान ने बेत जिन पर इसराइली ग्राउंड और हवाई हमले को सीधा इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी बताकर जोरदार तरीके से लपेटा है। ईरान ने कहा कि यह हरकत सिर्फ एक हमला नहीं, जो सीरिया में हमला किया इसराइल ने, वो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को खुली धमकी है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाग़ई, उन्होंने कहा कि इसराइल के इस वार से सीरिया के शहरी मारे गए और ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि कौन सा सिस्टम यहां खून बहा रहा है। बाग़ई ने साफ कहा कि इस रीजन के लोग अपनी ज़मीन और अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करने का पूरा हक रखते हैं और इसराइली हमले के जवाब में सीरिया के नौजवानों की तरफ से किया गया मुकाबला और हमला कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बल्कि एक जायज़ और लाजमी जवाब है। यानी इसराइल की फौज पर जो भी हमला हुआ सीरिया की ज़मीन पर, ईरान उसे बैक कर रहा है और कह रहा है कि ये उनका हक है। आप उनकी ज़मीन में घुसे कैसे? आप हमला करोगे और आप सोचोगे वहाँ पर आपको गुलाब के फूल मिलेंगे? नहीं, गोली का बदले गोली ही मिलेगी। ईरान का लहजा सख्त है और मैसेज बिल्कुल साफ कि अगर इसराइल आग फैलाएगा तो इस रीजन के लोग चुप नहीं बैठेंगे। HRW यानी ह्यूमन राइट वॉच ने
यमन में हूथी अथॉरिटी पर सख्त इल्जाम लगाया है। कहा कि हूथीस की हुकूमत अदालतों को सीधा अपने हिसाब से इस्तेमाल करके अपने मुखालिफों को दबा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 से अब तक हूथीज ने दर्जनों सियासी मुखालिफों को, राजनीतिक विरोधियों को उठा लिया, जेल में डाल दिया, जिनमें कई पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर्स भी शामिल हैं। HRW का कहना है कि इनमें से कुछ केस जबरी गुमशुदगी तक के बन सकते हैं, यानी जो लोग उठाए गए वो कभी मिले ही ना, ये भी हो सकता है, और जबरी गुमशुदगी के भी हो सकते हैं। ये गिरफ्तारियां किसी एक दायरे में नहीं, पिछले 1.5 साल से हूथीस के ये कैंपेन सिविल सोसाइटी के लोग, UN और NGO स्टाफ, बिजनेस कम्युनिटी, यहां तक कि अपने सिस्टम के अंदर के लोगों को भी टारगेट कर रही है। HRW के मुताबिक कम से कम 59 UN स्टाफ मेंबर अभी भी डिटेंशन में हैं, कैद में हैं। उन तक ना वकीलों की पहुंच है और उनकी फैमिली से मिलना भी बहुत लिमिटेड है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, जो हकीकत है कि हूथीस की हुकूमत कोई चुनी हुई हुकूमत नहीं है। ये पहले बागी कहलाते थे, उन्होंने फिर जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक सिविल वॉर, उसके बाद इन्होंने बड़े हिस्से पर अपना होल्ड जमा लिया, अब वहां से अपनी हुकूमत चलाते हैं। तो इस मामले में इनके दुश्मन भी बहुत हैं, क्योंकि ये एक रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत नहीं है, मान्यता प्राप्त हुकूमत नहीं है, तो इनके दुश्मन भी बहुत हैं। और इसलिए जो भी तख्त पर बैठा होता है वो अपने मुखालिफिन को छुपाने के लिए हर वो रास्ता इख्तियार करता है जिसे वो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।